औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, एमएश मौलवी उर्दू एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज का हमारा लेक्चर साल अव्वल के निसाब से लिया गया है और आज का हमारा लेक्चर का जो मौजू है वो है दोस्ती का फल, जो कि हिस्सा नसर की एक लोक दास्तान है। अज़ीज़ तलबा व तलबात, इसके मुसन्निफ शफ़ी अकील हैं। शफ़ी अकील की अदबी हैसियत पहले आपकी गोशगुजार करता चलूँ। शफ़ी अकील बतौर मुतरज्जिम, अफ़साना निगार, शायर और साहबी के तौर पर जाने जाते हैं। ये लाहौर के एक नवाही इलाके थीना में पैदा हुए। आला तालीम हासिल ना कर सके, लेकिन अदब में मुतरज्जम की हैसियत से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इन्होंने कई लोक दास्तानों का उर्दू में तर्जुमा किया और उर्दू अदब के हल्के को वसी किया। इनकी इन्हीं खिदमात की बदौलत राइटर्स गिल्ड की तरफ से इनको इनाम से भी नवाजा गया। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज का आपका सबक जो है ये एक लोक दास्तान है। अब लोक दास्तान क्या होती है ये भी सुन ले। लोक दास्तान ऐसी नस्ली कहानी जिसका ताल्लुक किसी मखसूस इलाके से हो और वो किसी मखसूस इलाके की तहजीब व तमद्दुन और सकाफत को उजागर करती है और सीना ब सीना मुंतकिल होती चली आ रही हो, लेकिन उसके कहने वाले का या बयान करने वाले का किसी को पता ना हो। उसमें कोई इखलाकी या माशरती पहलू उजागर करना मकसूद हो, उसे लोक दास्तान कहते हैं। हम बचपन से अपने बुजुर्गों से मुख्तलिफ कहानियाँ सुनते चले आते हैं। हमने सुनी भी होंगी अपने बुजुर्गों से। दरअसल वो कहानियाँ लोक दास्तानें हैं जो हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं और हमारे इलाकाई तहजीब व सकाफत को उजागर करती हुई नजर आती है। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज की जो आपकी कहानी है लोक दास्तान, दरअसल ये एक अलामती कहानी है और इसमें मुख्तलिफ अलामतों के जरिए इखलाकी पहलुओं को उजागर किया गया है। सबसे पहले तो हम इस सबक का तारुफ या तहरीरी मकसद जो है वो पढ़ेंगे कि इस सबक को लिखने का मकसद क्या था और इस लोक दास्तान को क्यों लिखा गया। शामिल के साथ सबक दोस्ती का फल एक अलामती लोक दास्तान है जिसमें मुख्तलिफ जानवरों की अलामतों के जरिए दोस्ती, भाईचारे, इत्तेहाद व इत्तफाक जैसी माशरती और इखलाकी कदरों को फरोग देने पर जोर दिया गया है। अब मुआशरा इंसानों के मजमूए का नाम है जहाँ तमाम इंसान मिलजुल कर जिंदगी बसर करते हैं। मुआशरे में हर इंसान दूसरे पर इन्हिसार करता है। यूं बाकी इन्हिसार के जरिए ही वो एक दूसरे की जरूरियात को पूरा करने के साथ साथ बाहमी मोहब्बत को भी परवान चढ़ाते हैं। इसी वजह से इखलाकी कदरें भी बढ़ती हैं। मुआशरे में अच्छे और बुरे हर किस्म के इंसान पाए जाते हैं। दरअसल अब ये जो लोक दास्तान है, अब इसका जो मकसद है वो वाज़ेह हो रहा है। मुआशरे में अच्छे इंसान भी पाए जाते हैं और बुरे इंसान भी पाए जाते हैं। अब तमाम किस्म के इंसानों को किस इखलाकी कदर या माशरती कदर से मुंसलिक करके हम मुआशरे में अमन ला सकते हैं, यही इस लोक दास्तान को लिखने का सबसे बड़ा मकसद है। अब वो कहते हैं माशरती कदरों को उजागर करने में अच्छे इंसान कलीदी किरदार अदा करते हैं। यानी माशरती जो कदरें हैं वो अच्छे इंसानों की बदौलत परवान चढ़ती हैं। तमाम माशरती अच्छाइयाँ इन्हीं लोगों से कायम हैं। ये अपनी अच्छाइयों और नेक सरिश्त की बदौलत हर किस्म के लोगों को मुतासिर करते हैं। यही वो लोग हैं जो तमाम किस्म के इंसानों को मोहब्बत, अमन आतिशी और इत्तेहाद व इत्तफाक से रहने की तरगीब देते हैं। दरअसल इस
अलामती लोक दास्तान में अमन व सुकून से रहने का दर्स दिया गया है और दोस्ती की अहमियत को उजागर किया गया है। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, दुनिया ते जो कम न आया औखे सौखे वेले, उस बेफैजे संगी कोलू बेहतर यार अकेले। अजीज तलबा व तालिबात, अब हम आते हैं इस जो दास्तान है इसके किरदारों की तरफ, और मैं आपको बताता चलूं कि इनके जो इस दास्तान में किरदार दिए गए हैं उन किरदारों की अलामतें कौन सी हैं, या वो किरदार किन अलामतों के मदर हैं और किन माशरती अलामतों को जाहिर करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कबूतर का किरदार है। कबूतर के किरदार की माशरती अलामत क्या है? ये अच्छे, शरीफ और बुलंद अखलाक लोगों की नुमाइंदगी करता है। ये किरदार जो अमन सलामती को फरोग देते हैं और दोस्ती की अलामत है। उसके बाद गिद्ध एक परिंदा है, गिद्ध का नाम आया है। ये भी एक अलामती परिंदा इस लोक दास्तान में आया है। अब गिद्ध किसकी अलामत है? ताकतवर और साहिब हैसियत लोग जो अपनी हैसियत और मर्तबा के लिहाज से लोगों के काम आ सकते हैं, यानी माशरे में अच्छे, बुरे और नेको बद के अलावा माशरती हैसियत के जो है माशरती हैसियत के लिहाज से भी लोगों की जो हैसियत हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर कमज़ोर लोग भी हैं, ताकतवर लोग भी हैं, साहिब हैसियत भी हैं। तो वो ताकतवर और साहिब हैसियत लोग जो हैं वो अपनी सलाहियतों को इन जो पसमानदा लोग हैं उनके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर उन लोगों की अलामत है। उसके बाद सांप का किरदार आता है इस अलामती अफसाने में। सांप ज़रा-सा और बुराई की अलामत जो लोग होते हैं ये उनको जाहिर करता है, जिन्हें दोस्ती जैसे रिश्ते से मुंसलिक करके मुफीद शायरी बनाया जा सकता है और इनको इनकी बुराई को भी एक अच्छाई के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद की आखिरी जो किरदार है वो है शिकारी। ये बैरूनी दुश्मन की अलामत है। ये किरदार जो है ना, माशरे में कुछ लोग शरर अंगेज भी होते हैं, फसादी लोग भी होते हैं जो माशरे के अमन व अमान को तबाह करने के लिए मंसूबे बनाते रहते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे और हीले अपनाते रहते हैं। शिकारी उन लोगों की अलामत है। अजीज तलबा ये थे वो किरदार जिनके जरिए इस कहानी को हमने पढ़ना है। अब मैं इस सबक का आगाज कर रहा हूँ, इसकी खानगी कर रहा हूँ। तो किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। एक बड़े दरख्त पर उनका घोंसला था और इसमें वो दोनों अमन चैन की जिंदगी बसर कर रहे थे। जब कबूतरी ने घोंसले में अंडे दिए तो उसे हर वक्त इस बात की फिक्र लगी रहती कि कहीं कोई जानवर अंडे ना ले जाए। यही बात सोचते हुए एक रोज वो कबूतर से कहने लगी, हमारा यहाँ कोई ऐसा संगी साथी नहीं है जो वक्त पड़ने पर काम आ सके, लेकिन तुम्हें यहाँ खतरा किस बात का है? कबूतर ने हैरानी से दरियाफ्त किया। इस पर कबूतरी उसे समझाने के अंदाज में बोली, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आया करता। फिर इसने कदरे संजीदगी से कहा, हमें अपने एक दो साथी जरूर बनाने चाहिए ताकि मुसीबत के वक्त वो हमारी मदद कर सके। कबूतरी की ये बात सुनकर कबूतर भी सोच में पड़ गया। फिर वो कुछ सोच कर कहने लगा, तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त है, मगर मुसीबत ये है कि यहाँ हमारी बराबरी का कोई परिंदा भी तो नहीं रहता। फिर दोस्त बनाए तो किसे बनाए? इसमें एक नुक्ता निकलता है अजीज तलबा, इंसान की जिंदगी में सबसे जो ज्यादा अहमियत है वो उसकी आइली और खानगी जिंदगी होती है। इंसान अपनी आइली और अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए तौबा करता है और उसकी नस्ल बढ़ाने का इन्हासार जो है वो इज़दवाजी या आइली या खानगी जिंदगी पर होता है और फिर अपनी नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो तगो-दो सारी जिंदगी वो तगो-दो करता रहता है। और यही नुक्ता यहाँ पर हमें समझाया गया है। कबूतरी बोली,
कोई हर्ज नहीं, हमारी बरादरी का कोई परिंदा नहीं है तो ना हो, आजकल किसी दूसरी बरादरी के परिंदे या जानवर से भी तो ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। अकेला जानवर दुनिया में किसी काम का नहीं होता, हमें कोई ना कोई साथी जरूर बुला लेना चाहिए। यानी इसमें यह नुकता निकलता है कि एक अकेला और दो 11, यानी अकेला इंसान माशरे में जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो किसी भी हैसियत का हामिल हो, वो माशरे में अहम किरदार उसी वक्त अदा करेगा जब वो दीगर इंसानों के साथ मिलकर मुआशरती फराइज को अंजाम देगा। सच तो यह है कि कबूतरी की बात कबूतर के दिल को लग गई यानी पसंद आ गई। आज तक इसका इस तरफ ध्यान ही ना गया था और अब कबूतरी के कहने पर उसे भी एहसास होने लगा था कि कोई ना कोई दोस्त जरूर होना चाहिए। वो दिल ही दिल में अपने इर्द गिर्द के करीबी इलाके के बारे में सोचने लगा कि वहाँ कौन कौन रहता है। कुछ परिंदे उसके ज़हन में आए, लेकिन वो वहाँ से काफ़ी फासले पर रहते थे, इसलिए उनसे दोस्ती करना या ना करना बराबर था, क्योंकि वक्त पड़ने पर उन्हें इतला भी नहीं की जा सकती थी। सोचते सोचते कबूतर को ख्याल आया कि जहाँ वो रहते हैं उससे ज़रा आगे एक दूसरे दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है। उसने कबूतरी से कहा, करीब ही एक दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है, अगर तुम कहो तो मैं उनके पास जाऊं। कबूतरी जल्दी से बोली, इसमें सोचने की क्या बात है, अभी जाओ और उनसे दोस्ती कायम करना। अजीज तलबा और अहबाब, मैंने अभी आपको बताया कि गिद्ध दरअसल ये सुनते हैं गिद्ध एक शिकारी परिंदा है, लेकिन ये मुर्दार खाता है। बानो कुर्सिया ने ना इसकी सरश्त और इसकी फितरत पर मुश्तमिल एक नावल भी लिखा है राजा गिद्ध के नाम से, जिसमें इसकी आदात व फितरत को बयान किया गया है। ये मुर्दार खाता है, यानी मरे हुए जानवर का गोश्त खाता है, गोश्तखोर है। और कभी कभी अगर कोई मुर्दार इसे ना मिले तो ये छोटे जानवरों का शिकार भी कभी कभी कर लेता है, अपने से कमजोर जानवरों का, परिंदों का। तो यहाँ पर उनकी बात की गई है, मगर मुझे तो गिद्धों से डर लगता है, उनका हमसे मेल मुश्किल ही मालूम होता है। कबूतर सोच में पड़ गया, लेकिन कबूतरी ने फिर उसे समझाते हुए कहा, गिद्ध हैं तो क्या है तो परिंदे, तुम जाकर देखो। अच्छा तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। कबूतर ने इतना कहा और उसी वक्त उड़ के गिद्धों के जोड़े के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सलाम दुआ की और फिर बड़ी अपनायत से कहने लगा, हम सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं और इस तरह हमारा रिश्ता सगों जैसा है। सगों जैसा यानी हकीकी रिश्ता है, फिर क्यों ना हम एक दूसरे के दोस्त बन जाए। इस पर गिद्ध कदरे खुशी का इजहार करते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो, हमसाए तो माँ जाए होते हैं। ये ना एक कहावत है, हमसाया माँ जाया, यानी सबसे ज्यादा जो हक होता है ना इंसान पर, वो हमसाए का होता है। इस्लाम में ना हमसाए पर सबसे ज्यादा उसके हकूक पर जो है वो जोर दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने हमसाए के लिए भी पसंद करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिस तरह से मेरे पास हमसायों के हकूक लेकर आते हैं और हमसायों के हकूक पर जोर देने का कहते हैं, मुझे यह खदशा है कि कहीं हमसायों को विरासत में हकदार ही ना ठहरा लिया जाए। इससे बढ़कर और हमसायों को क्या हक हो सकता है। इस्लाम ने इसमें बड़ी इसके हकूक पर जोर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हांडी जो है उसकी खुशबू भी अगर तुम्हारे हमसाए तक पहुंच जाए तो फिर हांडी का देना तुम पर फर्ज है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तक फरमा दिया कि अपनी दीवार जो है वो हमसाए के घर से ऊंची ना रखो कि उसकी खिड़की में से हवा का गुजरना हो। यानी ये हमसाए के हकूक़ और यही मुआशरती कदरें हैं जो हमें बामी मोहब्बत और बामी इत्तेहाद इत्तफाक तय करने में मदद देती हैं। आपस में दुख सुख में शरीक होकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कबूतर ने भी अपना हमख्याल पाया तो बोला, मैं इसीलिए तुम लोगों के पास आया हूं कि आज से हम दोस्त बन जाए।
जवाब में गिद्ध बोला, हम तो आज से एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं, मगर मेरी बात मानो तो हम एक और काम करें। कबूतर ने पूछा, वो क्या? जिस पर गिद्ध ने बताया कि आप करीब ही एक दरख्त की खूह गार को भी कहते हैं, और खूह का मतलब जो है बेटा ये बिल या सुराख भी होता है, जहाँ पर ये बिल के मान में आएगा। अगर वो भी हमारा दोस्त बन जाए तो फिर हम खतरे से बिल्कुल महफूज हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल। जब अमनो दोस्ती की बात की जाती है तो फिर माशरती जितने भी माशरे में पाए जाने वाले लोग हैं उनको इस रिश्ते में मुंसलिक करना जरूरी समझा जाता है। बामी इत्तेहाद, बामी इत्तफाक बुरे और अच्छे लोगों के मिलजुल कर रहने का नाम है। और यहाँ पर यह भी नुक्ता उजागर किया जाता है कि हम अपनी अच्छाई से बुरे लोगों को अमन मोहब्बत और दोस्ती का पैगाम दे सकते हैं, क्योंकि वो कहा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ तो हर कोई निभाह कर लेता है, सबसे मुश्किल काम बुरे लोगों के साथ निभाह करना है, और बुरे लोगों के साथ निभाह करना ही सबसे बड़ी अच्छाई है। ये तजवीज़ कबूतर को भी पसंद आई, लिहाजा वो बोला, अगर ये बात है तो चलो उसके पास चलते हैं, हो सकता है वो भी हमारा दोस्त बन जाए। चुनांचा गिद्ध और कबूतर दोनों सांप के पास पहुंच गए। सांप को अपने आने का मकसद बताया और कहा, यह ठीक है कि हम तीनों मुख्तलिफ बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, मगर दोस्त बनने में क्या हर्ज है? दोस्ती में तो कोई पाबंदी आयद नहीं होती। सांप ने इन दोनों की बातों को बड़े गौर से सुना, कुछ देर तक लेटा इन पर सोच विचार करता रहा और फिर इनसे कहने लगा, दोस्ती बड़ी मुश्किल होती है, तुमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। सबसे दोस्ती करना आसान है बताया जाता है, दोस्ती करना आसान है लेकिन इसको निभाना बहुत मुश्किल है। यही सांप ने उनको पहले बावर कराया कि भाई मैं दोस्त बनने में मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन दोस्ती के तकाज़ों को निभाना ये बहुत मुश्किल बात है। दोस्ती का दावा क्या, आशिकी से क्या मतलब, हम तेरे फकीरों में, हम तेरे गुलामों में। दोस्ती जो है ना वो एक ऐसे जज्बे का नाम है जो बेलौस होकर किसी ताल्लुक को निभाने पर आमादा करता है, और जब इसमें ग़र्ज़ो गायत आ जाती है ना, इसमें गरज आ जाती है, तो फिर ये जो है ना बनावटी रिश्ता बन जाता है। और दोस्ती का रिश्ता जब बनावटी बन जाए तो वो खतरनाक दुश्मनी में भी कभी कभी तब्दील हो जाता है। इसीलिए दोस्ती इखलास और इज़हार का नाम है, और ये बेगरज होकर की जाती है, और बेगरज होकर की जाने वाली दोस्ती ऐसा मजबूत रिश्ता है कि जिसको दुनिया की कोई ताकत भी तोड़ नहीं सकती। और अच्छा दोस्त भी वही है जो मुसीबत में दूसरों के काम आए। इस तरह कबूतर गिद्ध और सांप की दोस्ती हो गई। अब कबूतरी मुतमईन थी कि वो अकेले नहीं रहे, इनके दूसरे साथी भी हैं। दिन गुजरते गए, कबूतरी ने जो अंडे दिए थे अब इनकी जगह नन्हे मुन्ने बच्चों ने ले ली थी। कबूतरी और कबूतर दिन रात बच्चों की देखभाल और हिफाजत में लगे रहते। एक रोज एक शिकारी इस तरफ आ निकला। वो सुबह से मारा फिर रहा था, लेकिन कोई शिकार उसके हाथ नहीं लगा था। वो इसी दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया जिस पर कबूतर और कबूतरी ने घोंसला बना रखा था। उसने दिल में सोचा, अजीज पर मैंने सांप के जो माशरती अलामत थी उसको भी बयान कर दिया है कि सांप जो है वो बुरे लोगों की अलामत है। माशरे में सारे अच्छे लोग नहीं पाए जाते, यहाँ पर हर हैसियत और हर मिजाज के लोग पाए जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सरश्त में ही बुराई होती है। लेकिन अगर उन लोगों के से हम जो है अच्छा सलूक करें और उनको एक दोस्ती के रिश्ते में मुंसलिक करें, तो हो सकता है कि यही लोग अपनी सरहद छोड़कर अच्छाई की तरफ माइल हो जाएं, क्योंकि बुराई की निस्बत अच्छाई की ताकत ज्यादा होती है। उसके बाद ये शिकारी की अलामत मैंने आपको बता दी थी, ये बैरूनी दुश्मन की अलामत है। वो लोग, वो शर्पसंद अनासिर जो किसी मुआशरे के अमन और इस्तेहकाम को गवारा नहीं करते और माशरती अमन और इस्तेहकाम को जो है ख़त्म करने की कोशिश करते हैं,
प्रोपेगेंडे करते हैं, साजिशें करते हैं और अमली तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं, ये शिकारी उन लोगों की अलामत है, उन इंसानों की अलामत है। खाली हाथ घर जाना अच्छी बात ना होगी। क्यों ना किसी घोंसले से किसी जानवर के बच्चे ही पकड़ के ले चलो, कुछ तो मिल जाएगा। इतना सोचकर इसने इर्द गिर्द से दरख्त का जायजा लिया तो उस पर एक घोंसला दिखाई दिया। घोंसला देखकर उसने अपने तजर्बे से उसका अंदाजा भी कर लिया कि घोंसले में किसी परिंदे के बच्चे भी मौजूद हैं। इस वक्त शाम होने को आई थी और आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। यह देखकर शिकारी के दिल में एक तरकीब आई। उसने सोचा, अगर मैं दरख्त के नीचे आग जला दूं तो रोशनी में दरख्त पर घोंसला तलाश करने में आसानी रहेगी। बात ये भी आपको बताते चलो कि शिकारी जो होता है ना, ये पुराने वक्तों में कुछ लोगों का शिकार करना पेशा भी था। कुछ पेशावर शिकारी होते हैं और कुछ लोगों की ये हॉबी होती है, मशगला होता है। तो ये शिकारी जो है ये पेशावर शिकारियों में के जुमरे में आता है। पेशावर शिकारी जो होते थे वो शिकार करके आकर उसको फरोख्त करके अपना जरिया माश चलाते थे। ये उनका एक जरिया माश का अपना जो है वो रोजी रोटी पूरी करते थे। तो ये शिकारी उन लोगों में से है। इसने इधर उधर से चंद सूखी लकड़ियां और घास फूस जमा की और फिर इनमें आग लगाकर अलाव सा रोशन कर दिया। उसके बाद वो दरख्त पर चढ़ने की तैयारी कर दिया। इधर दरख्त के नीचे शिकारी की तैयारी कर रहा था, उधर दरख्त पर बैठे हुए कबूतर और कबूतरी ये सब कुछ देख रहे थे। वो शिकारी की नीयत बांध गए थे, वो शिकारी की नीयत को समझ गए थे और अब अपने बच्चों को बचाने की तरकीबें सोच रहे थे, जो अभी इतने छोटे थे कि उड़ भी ना सकते थे। कबूतर कबूतरी से कहने लगा, मैं अभी अपने दोस्तों को खबर करता हूँ, उन्हें जल्द बुला कर लाता हूँ। इस पर कबूतरी कहने लगी, ये दुरुस्त है कि तुम अपने दोस्तों को बुला लाओगे और ये भी ठीक है कि वो हमारी मदद को आ भी जाएंगे, लेकिन बेहतर ये है कि पहले हम खुद कोशिश करें। हो सकता है दूसरों की मदद के बगैर ही ये मुसीबत टल जाए। मेरा तो ख्याल है पहले अपने दोस्तों को खबर कर देनी चाहिए। कबूतर ने अपनी राय पेश करते हुए कहा, जिस पर कबूतरी ने कहा, अगर कोई अपनी मदद आप ना करे तो दूसरे भी इसकी मदद को तैयार नहीं हुआ करते। हाँ, अगर हम इसका मुकाबला करने में नाकाम हो जाएं तो फिर तुम अपने दोस्तों को जरूर बुला लाना, मगर पहले हमें खुद ही कुछ करना चाहिए। यहाँ पर एक और नुक्ता जो मेरे ख्याल में आया है वो ये भी है कि इज़्दवाजी जिंदगी में, आइली जिंदगी में मर्द और औरत ये दो पहियों का नाम है जो इज़्दवाजी जिंदगी को चलाने में कारआमद साबित होते हैं और इन दोनों की बदौलत इज़्दवाजी जिंदगी का पहिया, इज़्दवाजी जिंदगी की गाड़ी चलती है। अब यहाँ जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि अगर जो है ना औरत, वो एक यूनानी कहावत है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है। अब इसमें मतलब, इसका मतलब क्या है कि मर्द जो है उस पर माशरती जिम्मेदारियां हैं, उस पर आइली जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अगर उसको एक साहिब बसीरत औरत मिल जाए, एक दाना औरत का साथ मिल जाए, तो यही औरत की दानाई उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी मंजिल होती है, सबसे पहली सीढ़ी होती है। और यहाँ पर कबूतरी जिस अंदाज से कबूतर की रहनुमाई कर रही है और उसको समझा रही है, ये दरअसल एक उस औरत की अलामत है जो अपने मर्द के शाना बशाना कर कुछ भी नहीं सकती, लेकिन मसाइल को हल करने की बेहतर तदाबीर जरूर दे सकती है। और उन अगर आपको एक अच्छी सोच मिल जाए ना, एक अच्छा तरीका जो है, एक अच्छा नजरिया मिल जाए, तो आप मसाइल को हल कर सकते हैं, आप उन पर ओवरकम हो सकते हैं। यही नुकता इसमें उजागर किया। दूसरा नुकता जो इसमें पेश किया गया है, अजीज तलबा को अपनी मदद आप करें, खुद नसारी करें। खुद नसारी देखिए ना, दोस्ती का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि दोस्ती का मकसद ही औरों के काम आना है, दोस्तों के काम आना है मुसीबत और मुश्किल में। लेकिन ये भी अच्छा नहीं, ये भी जायज़ नहीं कि आप हर वक्त छोटी से छोटी मुसीबत में अपने दोस्तों को
मुसीबत में मुब्तला रखे। ये भी दोस्ती के तकाज़ों के खिलाफ है, दोस्ती के असूल के खिलाफ है। और यहाँ पर उसने जो है ना कबूतरी ने एक बात तो ये समझाई है कि हमें अपनी मदद आप करनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो दूसरा नुकता ये भी निकलता है कि हमें बिला वजह अपने दोस्तों को, ठीक है उन्होंने हमारे साथ दोस्ती कर ली है, तो बिला वजह उनको तंग करना भी हमारा ये काम नहीं है, ये दोस्ती के असूलों के खिलाफ है। जी, कबूतरी ने इतना कहा, वो दोनों बिजली की सी तेजी से उड़ गए, करीब ही। जी, यहां से हमने पढ़ना है शिकारी आग जला चुका था और उसने उसकी रोशनी में दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया था। कबूतरी ने जब इसे दरख्त पर चढ़ते हुए देखा तो कबूतर से बोली, अगर हम आग बुझा दें तो शिकारी अंधेरे में हमारा घोंसला नहीं ढूंढ सकेगा, मगर हम आग कैसे बुझा सकते हैं? कबूतर कदरे फिक्रमंद होते हुए बोला, तुम आओ तो सही, हम कोशिश करते हैं। कबूतरी ने इतना कहा और वो दोनों बिजली की सी तेजी से उड़ गए। करीब ही दरिया बह रहा था। उन दोनों ने दरिया पर पहुंचकर अपने परों में पानी भरा और फिर आन की आन में फौरन पलक झपकते एक लम्हे में ताखीर किए बगैर वापस आकर वो पानी जलती हुई आग पर छिड़क दिया। वो फिर उड़े और दोबारा पानी लाकर आग पर छिड़का और इस तरह 40 लम्हों में 3-4 बार पानी लाकर उन्होंने आग पर छिड़क दिया, जिससे जलती हुई आग बुझ गई। दरख्त पर चढ़ते हुए शिकारी ने जब देखा कि आग बुझ गई और अंधेरे में घोंसला तलाश करना मुश्किल है, तो नीचे उतरकर इसने दोबारा आग जलाई और फिर से दरख्त पर चढ़ने लगा। उधर कबूतर और कबूतरी ने जब देखा कि आग दोबारा रोशन हो गई है, तो वो फिर से भागे भागे दरिया पर गए और पहले की तरह परों में पानी भर भर कर लाकर उस पर छिड़कने लगे। और इस तरह 40 लम्हों में उन्होंने फिर आग बुझा। इसमें यह नुकता निकलता है कि हमें अपनी कोशिश करते रहना चाहिए और बार बार करते रहना चाहिए, यहाँ तक कि हम कामयाब हो गए। शिकारी एक बार फिर दरख्त पर चढ़ते चढ़ते रुक गया। कुछ अंधेरा भी बढ़ चुका था और रोशनी के बगैर दरख्त पर चढ़ना मुमकिन नहीं था। उसे आग पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था कि यह अपने आप बुझ कैसे जाती है। वो गुस्से में खौलता होगा, गुस्से में खौलना, बिपर जाना, बेकाबू हो जाना, गुस्से पर काबू ना रहे। फिर दरख्त से नीचे उतरा और एक बार फिर इधर उधर से लकड़ियां जमा करके उनमें आग लगा दी। इस दफा उसने मोटी मोटी लकड़ियां जमा की थी ताकि जलने के बाद आग बुझ ना सके। कबूतर और कबूतरी ने जब ये देखा कि इस दफा की आग बुझाना उनके बस की बात नहीं, तो वो बहुत घबराए। अब दोस्तों की मदद जरूरी थी। चुनांचा कबूतरी ने कबूतर से कहा, आप दोस्तों से मदद लेने का वक्त आ गया, जल्दी जाओ और अपने गिद्ध दोस्त को मदद के लिए बुला लो। यह सुनते ही कबूतर आन की आन में गिद्ध के जोड़े के पास जा पहुंचा। आन की आन में फौरन, और उन्हें सारी बात बताकर कहा, अब मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। गिद्ध ने आओ देखा ना ताओ बगैर तवक्कुफ किए, बगैर सोचे, सारे काम छोड़कर कहा, चलो हम अभी चलते हैं, दोस्ती किस रोज काम आएगी। यहाँ पर वो मियाँ मोहम्मद बख्श का शेर आता है कि दुनिया में जो काम ना आया हो के सौखे वेले, उस बेफैज़े संगी बोलू बेहतर यार अकेले। कबूतर गिद्धों के जोड़ों को साथ लेकर आया तो उन्होंने देखा कि आग पूरी तरह जल रही थी और इसकी रोशनी में शिकारी दरख्त पर चढ़ रहा था। दोनों गिद्ध कबूतर और कबूतरी के साथ जल्दी जल्दी देर दरिया पर गए और उन्होंने अपने बड़े बड़े बरों में पानी भर के लाकर आग पर फेंकना शुरू कर दिया। इस तरह देखते ही देखते चंद लम्हों में जल्दी हुई आग बुझ गई। ये देखकर शिकारी तिल मिलाकर रह गया। पेचोताप खाकर रह जाना, तिल मिलाना, सख्त गुस्से में आना। मुसीबत यह थी कि अब अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका था। फिर यह भी था कि शिकारी बार बार दरख्त पर चढ़ने उतरने में थक चुका था। इसलिए उसने दिल में सोचा, अब आग जलाना मुश्किल है, बहुत रात हो गई है, क्यों ना रात वहीं बसर कर लूं, सुबह आसानी से बच्चे निकाल कर ले चलूंगा। यह सोचकर वो दरख्त से थोड़ी दूर जमीन पर कपड़ा बिछाकर लेट गया। कबूतर और गिद्ध ने जब यह देखा कि शिकारी वहीं पर रात बसर करने का इरादा रखता है और सोने की तैयारी करने लगा है, तो वो जान गए कि इसकी नीयत ठीक नहीं है। यह सब जरूर घोंसले में से बच्चे निकाल कर ले जाएगा। यह जानकर वो कुछ दूसरी तरकीबें सोचने लगे।
कबूतरी ने राय दी, मेरी मानो तो तुम दोनों अपने दोस्त सांप के पास जाओ, इस वक्त वही हमारी मदद कर सकता है। हाँ, वो यकीनन इस वक्त हमारे काम आ सकता है। मादा गिद्ध ने भी कबूतरी की राय पसंद की। कबूतर और गिद्ध दोनों थोड़ी देर में अपने दोस्त सांप के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शुरू से आखिर तक उसे सारी बात बताई और फिर कहा, इस वक्त शिकारी वहीं सोया हुआ है और हमें डर है कि वो सुबह जरूर बच्चे निकाल कर ले जाएगा। सांप लेटे लेटे सोचने लगा तो कबूतर बोला, अब सिर्फ तुम्हारी मदद ही मेरे बच्चों की जिंदगी बचा सकती है। यहाँ पर नुक्ता एक निकलता है, सांप लेटे लेटे क्यों सोचता था? उसको पता था कि अगर वो शिकारी के सामने जाएगा तो शिकारी चूंकि हथियारों से लैस होगा, लिहाजा ये एक खतर काम है, इसमें जान भी जा सकती है। लेकिन चूंकि उसने पहले ये दावा किया था कि दोस्ती में जान भी जा सकती है, लिहाजा अब इस दावे को उसको साबित करने, ये दावा भी उस पर ही साबित होने का मौका आ गया था और इस दावे को उसने सच साबित खुद ही करना था, क्योंकि ये बोल उसी ने बोला था और अब इस बोल पर उसने ही पूरा उतरना था। इसलिए हम इसीलिए तुम्हारे पास आए। गिद्ध ने कबूतर की हिमायत करते हुए कहा। सांप बड़े गौर से उनकी बातें सुनकर कहने लगा, तुम लोग घबराओ नहीं, इस वक्त तुम दोनों जाओ, मैं सुबह सारा बंदोबस्त कर लूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, गिद्ध और कबूतर ने कहा और दोनों वापस घोंसले में आ गए। वहां आकर उन्होंने कबूतरी और मादा गिद्ध को सारी बात बताई और कहा कि सांप ने हमें मदद करने का यकीन दिलाया, वो जरूर अपनी दोस्ती निभाएगा। इसके बाद वो चारों ने चारों दरख्त पर बैठे बैठे सुबह का इंतजार करने लगे। शिकारी रात भर बड़े मजे से सोया और जब सुबह हुई तो वो खुश आंखें मलता हुआ उठा के दरख्त पर चढ़कर घोंसले में से बच्चे निकाले और फिर अपने घर की राह ली। उसने उठकर अपना सामान वगैरह समेटा और जो ही दरख्त पर चढ़ने के लिए उसके पास गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाना, हैरान होना, सख्त हैरानी का आलम। वो हवास बाख्ता हो जाना, होश और हवास में ना रहे। घबराहट और खौफ में उसे अपना होश रखना था। उसके तीर कमान कहीं थे और अब वो अपनी जान बचाने की फिक्र कर रहा था। यानी उसके तीर कमान उसके पास नहीं थे, वरना वो अपना दिफा करता। लेकिन चूंकि अब उसके तीर कमान और सामान वगैरह दूर पड़ा था, इसलिए अब वो सोच रहा था कि वो इस बला से कैसे निपटे, इस बला का कैसे मुकाबला करे। लिहाजा भागने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने देखा जिस दरख्त पर चढ़कर उसे कबूतर के घोंसले बच्चे निकाल रहे थे, उस दरख्त के तने के इर्द गिर्द बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ उसे देख कर फुंकार रहा था। शिकारी ने दिल में सोचा, जिस तरह भी हो अपनी जान बचाओ, भाड़ में जाए शिकार। भाड़ में जाना, ये भाड़ जो है ना, ये मैं आपको बता दूं, ये मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है। भाड़ में जाना यानी दफा करना, किसी चीज को छोड़ देना, तर्क करने का इरादे करने को भाड़ में जाना कहते हैं। भाड़ दरअसल आपने ये देखा होगा, यहाँ जहाँ पर वो कढ़ाई में दाने भुने जाते हैं ना, उस चूल्हे को या उस जो भट्टी होती है उसको भाड़ बोला जाता है। तो भाड़ में जाना, भाड़ जहन्नुम को भी कहते हैं, क्योंकि जहन्नुम आग पर मुश्किल होता है और उस भट्टी में भी आग जल रही होती है। वो इतना अपना सारा सामान छोड़ छाड़ कर उल्टे पांव ऐसा भागा कि फिर पलट कर न देखा। वो दिन और आज का दिन उस शिकारी का कहीं पता नहीं चल सका, लेकिन कबूतर आज सुख चैन की जिंदगी बसर कर रहे और ये सब कुछ उनकी दोस्ती का नतीजा है। यही वजह है कि आज भी लोग दोस्ती और अमन के पैगाम के लिए कबूतर ही इस्तेमाल करते हैं। जो इसमें कुछ अहम निकात थे वो मैंने आपकी गोशगुजार कर दिए थे, जितनी वजाहत की जा सकती थी वो कर दी है। ये जो सबक है ये खलासे के लिए बहुत अहम है। इसमें खलासा आता है और एमसीक्यू पूछे जाते हैं। बाकी इसके खलासे के लिए जो अहम निकात है वो मैं आपको गोशगुजार कर देता हूँ। खलासे के लिए जो अहम निकात है ये मैंने यहाँ पर बयान कर दिए हैं, आपसे आपको गोशगुजार भी कर देता हूँ। सबसे पहला नुकता जो है, जंगल में कबूतर और कबूतरी का क्याम, कबूतरी का कबूतर को दोस्ती करने का मशवरा देना, कबूतर का सोच विचार, हमसायों का ख्याल, कबूतर का एहसास तहफ़्फ़ुज़, कबूतरी का समझाना, कबूतर का गिद्धों को दोस्ती की पेशकश, गिद्धों का कबूतर को मशवरा, गिद्धों और
पेशकश करना, सांप पर कुश्ती के लिए हामी बनना, कबूतर और कबूतरी के बच्चे निकलना, अचानक शिकारी का आना, शिकारी को शिकार ना मिलने पर बच्चों को ले जाने का ख्याल, कबूतर और कबूतरी की परेशानी, शिकारी का आग जलाना, कबूतर और कबूतरी का आग बुझाना, शिकारी का बार बार आग जलाना, कबूतर और कबूतरी का बार बार आग बुझाना, शिकारी का मोटी लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगाने का फैसला, कबूतर का गिद्धों से मदद तलब करके आग बुझाना, शिकारी का दरख्त के नीचे रात को जहां करने और उसको बच्चों को घोंसले से निकालने का फैसला, कबूतर और गिद्धों का सांप के पास आना, सांप की यकीन दहानी, सुबह के वक्त शिकारी का बच्चों को निकालने के लिए दरख्त के करीब आना, सांप का फुंकारना और शिकारी का डर कर भागना, और नतीजा क्या निकला? अमन व अमान का क्या? अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद है आपको आज का जो सबक है वो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इसका तहरीरी मकसद भी आपको लिख दिया है। अगर फर्ज करें इसमें से कोई तशरीह की तरफ आ जाता है पैराग्राफ, तो आप इस पैराग्राफ को तशरीह में लिख कर उसकी तशरीह कर सकते हैं और अपनी तशरीह को मौसर बना सकते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, इसके साथ ही अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।